नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बड़ी बहस में मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। देश में बढ़ती आबादी आने वाले समय में दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। अनुमान है कि भारत अगले साल तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। मतलब आबादी के मामले में चीन भी भारत से पीछे छूट जाएगा। बढ़ती आबादी, चिंता और उस पर राजनीति करना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन भारत जैसे देश में इस पर चिंता भी बिना राजनीतिक मुद्दे बने नहीं हो सकती है। देश में बढ़ती आबादी का बोझ कम करने के लिए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के साथ सियासी बहस भी शुरू हो चुकी है और यह बहस एक तबके की आबादी को लेकर छिड़ी हुई है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता फैलने लगती है। योगी आदित्यनाथ के बयान देने के बाद से सियासत का पारा हाई हो चुका है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के सामने 2024 का चुनाव है, इसीलिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं योगी के बयान पर AIMIM के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। योगी के बयान पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या मुसलमान मूल निवासी नहीं है? क्या केवल आदिवासी और द्रविड़ ही मूल निवासी है? और साफ तौर पर अब सियासत देखने को मिल रही है, जनसंख्या से अराजकता फैल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। यहाँ जाति तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतलब ये कि इस जो गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय अगर गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतजाम करे। ऐसा पिछले 50 वर्ष से अधिक से पूरा विश्व बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता हुआ असंतुलित जनसंख्या पर चिंता व्यक्त कर रहा है। तरह तरह से वैश्विक स्तर पर कॉन्फ्रेंसेस होकर कई फार्मूले जो हैं देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर दिए गए हैं। उस सब के बावजूद भी जनसंख्या का बेरोक टोक बढ़ना, जिसके कारण आज हर आदमी को खाद्यान्न, हवा, उसको प्रकाश, जल, ये सब में कमी आती जा रही है और उसके कारण हिंसा बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। देश के अंदर गरीबी भी और अपराध भी बढ़ रहा है और ये देश में नहीं है, पूरे विश्व भर में ये फिनोमेनन है। भारत के पास ऑलरेडी दुनिया की धरती का 3.5% है और जनसंख्या का 17% है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और क्या वो बात सच नहीं है कि यूपी में TFR रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है? उनको तवज्जो किस पर लेनी चाहिए वैसे तो मुख्यमंत्री कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं एनीमिक हैं, उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं सीवियरली वेस्टेड 6% से 7.3% हो चुका है। और उनकी जानकारी के लिए शायद उनको नहीं बता रहा होगा, बगैर कोई कानून बनाए उत्तर प्रदेश में डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 और 30 के दरमियान में आ जाएगा।
तो जनसंख्या नियंत्रण पर शुरू हुई इस सियासी बहस के बीच कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल है कि क्या जनसंख्या कानून की मांग जरूरत है या फिर इसके पीछे कोई सियासत है? क्या वोट बैंक के लिए कानून की आड़ में एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? क्या सच में भारत अगले साल तक चीन को भी पीछे छोड़ देगा? क्या कानून से जनसंख्या पर रोक लगेगी? आज इसी सवालों के साथ बड़ी बहस में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ने वाला है। उमेंद्र धादिच वरिष्ठ पत्रकार है, शैलेंद्र गुज्जर बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के नेता है, राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस के नेता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं शैलेंद्र जी आपसे ही। आखिर जनसंख्या पर इतना बवाल क्यों, जनसंख्या पर सियासत क्यों देखने को मिल रही है? तरन्नुम जी, आप देखिए भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है और अगर अपन विश्व के भूभाग की बात करें कि विश्व में 2.4% भूभाग भारत का आता है और आने वाले समय में आप देख रहे थे कि पानी की जो समस्या है बहुत विकराल रूप लेती जा रही है, क्योंकि पीने का पानी है वो 4% तक ही रह गया है। और जो भी डेवलपमेंट होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हो, चाहे सामाजिक रूप से डेवलपमेंट हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से डेवलपमेंट हो, आप देखिए जनसंख्या अधिक होने की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव आ जाता है और प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित हो चुके हैं। जो जनसंख्या भारत की आज है, उस जनसंख्या के अनुपात में हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को ना तो हम एक अच्छा स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, ना एक अच्छा वातावरण पर्यावरण दे पा रहे हैं, ना एक अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। आप देखिए खाने के लिए भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं और डेवलपमेंट भी देश का कहीं ना कहीं रुक गया है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून पास होना अति आवश्यक है। और ये कानून जो है, ये कानून जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषाई सब चीजों से ऊपर होकर सिर्फ भारत का किस तरह से विकास हो, भारत के संसाधन किस तरह से बच सके और आने वाली जो पीढ़ी है अब उनको हम जो सुख सुविधाएं देनी चाहिए, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो उनको मूलभूत अधिकार हैं संविधान ने दिए हैं, उनको मिलने चाहिए। लेकिन जनसंख्या पॉपुलेशन की वजह से ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों में कटौती होती है। आप देखिए इसके साथ साथ रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, बेरोजगारी बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है। अभी मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 1995 से लेकर 2015 तक जो स्टूडेंट्स थे, जो टॉपर स्टूडेंट्स थे, जो हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे, वो एनआरआई हो गए, वो बाहर जाकर जॉब करने लग गए और वहीं बस गए। जो आने वाले समय में वो नॉन रिटर्न इंडियन हो गए, हम वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहां हमारे पास संसाधन सीमित है, संसाधन उनको नहीं दे पा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हो, चाहे और भी जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हिंडर हो जाते हैं। जितना अगर जैसे कोई सरकार योजना भी बनाती है, आप देखिए केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई, फिर भी वो योजनाएं कम पड़ रही हैं। अगर हम आज 2 करोड़ ग्रामीण आवास उपलब्ध करा देते हैं तो आने वाले समय में 10 करोड़ और की आवश्यकता खड़ी हो जाती है। अगर हम 1 करोड़ बिजली कनेक्शन दे देते हैं तो 5 करोड़ और घरेलू बिजली कनेक्शनों की आवश्यकता हो जाती है। आप देखिए खाद्यान्न जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन को भी फिर हमको और बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि खाद्यान्न की भी कई बार हमने कमी देखी है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान जो है वो किसी तरह खाद्यान्न की अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ भी रहा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल होना एक बहुत अति आवश्यक महत्व की बात है, क्योंकि इसी से पूरा देश का, राष्ट्र का विकास जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां की आबादी और उनका घनत्व, जो उनका क्षेत्रफल है, जो उनके संसाधन है, उससे बहुत अधिक है। आप देखिए आबादी कम है, संसाधन बहुत अधिक है, तो उनकी लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आप देखिए ठीक है शैलेंद्र जी, रोजगार चिंता की बात तो है। राजेंद्र जी से जवाब लेते हैं। राजेंद्र जी, जनसंख्या पर सवाल, आखिर सियासी बवाल क्यों? देखिए तरन्नुम जी, जनसंख्या पर कोई सियासी बवाल नहीं है। आपको अगर इस बात का पता होगा तो आज से लगभग 45 साल पहले कांग्रेस पार्टी ही पर्यावरण नियोजन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान लेकर आई थी। तो लगातार, और आपको पता होगा कि जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त प्रजनन दर क्या थी और आज करीबन 2022 के अंदर प्रजनन दर क्या है। और आज धार्मिक आधार पे भी अगर हम इस चीज को देखते हैं
तो हिंदुओं में और मुसलमानों में प्रजनन दर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। किसी भी देश के अंदर सबसे बड़ी जो किसी भी देश की समस्या, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, वहां पर जनसंख्या बढ़ने के सबसे बड़े कारण कई जगह पे अगर आप देखते हैं कि हिंदुस्तान भारत जो है कि दुनिया का सबसे युवा देश है। आज अगर चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे तो चाइना के अंदर जब वन चाइल्ड पॉलिसी आई तो उसके बाद में वहां बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई, वहां पर असंतुलन सा हो गया, तो चाइना वापस से 2 बच्चों की पॉलिसी पे आ गया। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि शिक्षा, जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अंधविश्वास है, या जो असुरक्षा की भावना या स्वास्थ्य की दृष्टि से जो तमाम चीजें हैं, वो सब चीजें इसके लिए, और जो हमारे देश के अंदर जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है हमारी, जिसमें महिलाओं की निर्णय लेने के अंदर कम भागीदारी है, या वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकती, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, कितने बच्चे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आज एवरेज मान लो किसी भी धर्म की महिलाओं तो प्रजनन दर 2 से ज्यादा है ही नहीं, महिलाओं की फर्टिलिटी रेट घट गई। तो आज ये बात हम इसको अगर धार्मिक चश्मे से देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से एक मतलब प्रगतिशील राष्ट्र को अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जागरूकता अभियान सबसे बेहतर माध्यम है। कानून की दृष्टि से चाइना ने रोकने का प्रयास किया। चाइना की हालत आप देख सकते हो, उनको अपने पुराने जो कानून थे उनको बदलकर वापस, आज आप अगर यूरोप की बात करेंगे, चाहे स्विट्जरलैंड की, स्वीडन की बात करेंगे, वहां पे वो लोगों को बुला के कह रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप आके यहां पर वो चीज कीजिए। तो आज आपको इन दोनों चीजों में फर्क, हम वो जो घटती प्रजनन दर है उसके लिए भी हम चिंतित है, जहां पे वो माइनस में चली गई और कई जगह ज्यादा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कानून से ज्यादा जागरूकता, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है। उनको स्वास्थ्य सेवाओं का एक्सेस मिलना चाहिए, जैसे हेल्थ और हाइजीन से जुड़े चाहिए। राजेंद्र जी, आपका ये कहना है? नहीं, सुनिए, मैं पूरी बात कर दूं। मैं कानून के बारे में कहने से पहले मैं इस बात को स्ट्रेस दे रहा हूं कि जन जागरण अभियान की ज्यादा जरूरत है और महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं देने। एक मिनट, शैलेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जब महिलाओं को हम अपने अधिकार देंगे और महिलाओं को परिवार के बारे में देंगे, उनको शिक्षा देंगे, तो ये चीजें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। तो आज यहां पर बच्चों को लेकर इस तरीके की बात नहीं करें। हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम रोजगार देने में कामयाब हैं क्या, हम महंगाई को नियंत्रण करने में कामयाब हैं क्या, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हैं क्या, हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनके लिए एकाधिकार करे जा रहे हैं। आज मान लो आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर सिर्फ 3% लोगों की आय बढ़ी, 97% आबादी की आय घट गई। तो आप मुझे एक बात बताइए ना कि आप सिर्फ बढ़ी हुई जनसंख्या को सिर्फ वोट बैंक का आधार मानते हो, जबकि इस देश के अंदर 94% आबादी हिंदू और मुसलमान मिलाकर है। तो आप इस चीज को देखिए ना, समस्या अगर जनसंख्या की है तो हमें दोनों चीजों को भी एड्रेस करना पड़ेगा। और जब तक हम स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देते हैं महिलाओं को, चाहे उनके हेल्थ को लेकर, उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, और राजस्थान सरकार लगातार महिलाओं के स्वास्थ्य के लेकर, और हमने मतलब 200 करोड़ की उड़ान योजना है जिसमें हम स्कूल की बच्चियों को भी उनके सैनिटरी पैड्स और नैपकिन्स देने की योजना बना रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उनको सबसे बड़ी जो जनसंख्या बढ़ती है। सुनिए उमेंद्र जी, जिस तरीके से आप जनसंख्या देखने को मिलती है, क्या कहेंगे? जनसंख्या बढ़ने में सबसे बड़ा कारण, सुनिए एक मिनट तरन्नुम जी, जनसंख्या बढ़ने में सबसे बड़ा कारण है बाल विवाह का। हमें बाल विवाह पे नियंत्रण करना होगा और कानून से नहीं, ये सब चीजें जन जागरण से ही होगी, क्योंकि बाल विवाह कानून भी है, दहेज का कानून भी है, लेकिन कानून से हम उन चीजों को नहीं रोक पाए। आज कानून तमाम तरीके के बने हुए, मर्डर का भी कानून बना हुआ। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। हाँ, नहीं, जागरूकता के लिए हमें ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करना पड़ेगा। जनसंख्या जागृति तो 1950 से चल रही है। आप बताइए, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में नहीं है? जी, जिस तरीके से जनसंख्या पर सियासत देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? जी तरन्नुम जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, राजनीतिक दल इस बात को लेकर कोई मुद्दा बनाते हैं तो ये मुद्दा है नहीं, क्योंकि देश में संसाधन बढ़ाने होंगे। कुल मिला के देखिए, हमारे यहाँ राजस्थान में जो राजनीतिक स्थिति है, मैं इस पर ले जाना चाहूंगा कि आपने पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में तो 2 बच्चों का नियम बना रखा है, बाकी विधायक और सांसद के चुनाव में ये चीजें नहीं है। तो हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति लोगों की जगानी होगी और ये नियम बनाना होगा
राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की आवश्यकता है। जब हम छोटे जिसको हम शहरी सरकार बोलते हैं या जिनको गांवों की सरकार बोलते हैं, उसमें वो नियम बना दिया कि 2 बच्चे वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जिसके 2 से अधिक है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, अयोग्य है। तो इसी प्रकार का नियम राष्ट्रीय लेवल पे बनना चाहिए और ये नियम सांसद और विधायकों पर भी लागू होना चाहिए। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हम इंडिया के अलावा बहुत से ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बाद में विकास की दृष्टि में हमसे बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ विकास के लिए ये कोई बाधा नहीं है, कि जनसंख्या कोई बाधा नहीं बन सकती। जनसंख्या, देखिए, जनसंख्या का सदुपयोग भी होना चाहिए। आज हमारी जो सेना है दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। यदि हमारी जनसंख्या यदि उचित नहीं होती तो हमारी जो सेना कैसे मजबूत होती। हर चीज के हानि लाभ दोनों होते हैं। देखिए 1977 में जिस प्रकार से जनसंख्या में नियंत्रण कानून करने के लिए जबरन नसबंदी का अभियान चलाया गया, तो सरकार को ही ले बैठा, आपातकाल के समय की बात है। इसी प्रकार कोई भी कानून बिना लोगों में जागृति जगाए हुए, जन चेतना के कोई काम नहीं हो सकता। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब से हमने होश संभाला है, तब से देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत प्रयास किए गए। यानी फैमिली प्लानिंग की ओर भी अरबों रुपए का बजट खर्च किया गया, करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई, लेकिन उसके परिणाम क्या है? देखिए, ये सब चीजें केवल जन जागृति से हो सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ग्रामीण स्तर में जो जनसंख्या बढ़ती है उसके पीछे एक कारण है। मूल कारण क्या है कि बेटे की चाहत में भी कई जगह जनसंख्या बढ़ रही है। यानी किसी के 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, तो उनको उम्मीद होती है कि बेटा हो, और वे जनसंख्या बढ़ाने में एक कार्य कर रहे हैं। देखिए, जब तक लोगों में हम अवेयरनेस नहीं जगाएंगे, उन्हें ये नहीं बताएंगे कि बेटा बेटी सब समान है, तब तक जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि अब गाँव में एक माहौल बनाए, गाँव में जन जागृत करें। इसके लिए NGO भी एक सहायक हो सकते हैं, राजनीतिक दल भी सहायक हो सकते हैं। यदि मानिए कानून नहीं बनता है, तो राजनीतिक दल स्वयं एक नियम बना ले कि हम केवल टिकट उसी को देंगे जिसके एक बेटी या एक संतान है। जब आप ये देखते हैं कि केवल वोट, कई दफा ये देखते हैं कि गांव में कहावत है, कहीं कहीं आ जाता है कि जितनी लाठी हो उतनी हिम्मत है। और लाठी से मतलब जनसंख्या से है, यानी जितना बड़ा परिवार होगा आप उसको बड़ा मानते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो स्थितियां हैं घातक है। बिल्कुल उमेंद्र जी, और जिस तरीके से जनसंख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, अपने आप में चिंता की बात भी है। शैलेंद्र जी, मैं सीधा आप पे रुक करूंगी। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को भी सुना कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि समुदाय के बीच आबादी का संतुलन ना बिगड़े। जी, ये किसी संप्रदाय जाति के लिए नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून सब लोगों पे होना चाहिए। शैलेंद्र जी, जवाब दीजिए। ठीक, उमेंद्र जी, मैं वापस आपका रुख करूंगी। शैलेंद्र जी, जवाब दीजिए। तरन्नुम जी, देखिए, जो आरोप विपक्षी पार्टी लगा रही है बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। आप देखिए, आज भारत की जो स्थिति है, जो संसाधन जिस हिसाब से घट रहे हैं, जन जागरण तो आप देखिए, जब भारत आजाद हुआ था 1950 के बाद से जन जागरण अभियान सरकारों ने चलाया है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल पाया। जन जागरण अपनी जगह है, परिवार नियोजन का जो प्रोग्राम चले अपनी जगह है, लेकिन अगर सख्त कानून आएगा तो जो संसाधन है, शैलेंद्र जी, मेरा आपसे बहुत सीधा सवाल था कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मैंने आपको बताया तरुण जी, किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। भारत की जो आज परिस्थिति है, आप देखिए, तो जनसंख्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उस बयान को किस नजर से देखा जाए? शैलेंद्र जी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उसको किस नजर से देखा जाए? मैंने आपको बताया कि जनसंख्या, अगर जनसंख्या नीति बनती है तो भारत की सब कुछ देखते हुए, भारत की क्या भौगोलिक स्थिति है, कितना हमारा जनसंख्या आज कितना विस्फोटक हो चुका है, और कितने संसाधन कितने सीमित रह गए, पानी 4% साफ पानी पीने योग्य रह गया है। अगर ये सब संसाधन सीमित होते चले गए तो आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो उसको हम क्या दे पाएंगे? आप देखिए, पर्यावरण प्रदूषण जबरदस्त हालात में हो गए, रहने के लिए मकान नहीं है। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, रोजगार देने की कोशिश करती है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाती, जनसंख्या अनुपात बढ़ता चला जाता है। जो मकान हम देना चाहते हैं, मूलभूत सुविधाएं, उन मकानों की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर 1 करोड़ मकान बना के सरकार ने दिया है, तो आप देखिए आगे आने वाले टाइम में 10 करोड़ मकानों की आवश्यकता पड़ जाती है। आप देखिए, इसी तरह हर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उनके खाद्यान्न का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समस्याएं आ रही है, विकट समस्याएं खड़ी हैं। आपने देखा होगा चाइना का जो उदाहरण मेरे भाई ने दिया था, राजेंद्र जी ने,
मैं उनको बता देना चाहता हूं, चाइना ने तब पॉलिसी वापस अपनी रिवर्ट करी और एक बच्चे पे वो लेकर आए कि नहीं हमारे संसाधनों पे भी हमको ध्यान देना है, और उस पॉलिसी को उन्होंने लागू किया। उसके बाद 10-15 साल 20 साल तक उस पॉलिसी को चालू रखा। उसके बाद उनको आवश्यकता हुई कि नहीं अब हम इस पॉलिसी में रिलैक्स कर सकते हैं, तब उन्होंने रिलैक्स किया है। तो ऐसा नहीं है, आपको भारत के संसाधनों का हित देखते हुए कि हम हमारी जनसंख्या जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को क्या हम समुचित लाभ दे पाएंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, भोजन का हो, जो बेसिक एमिनिटीज है, दूध का हो, पानी, वो सब चीजें तभी दे पाएंगे जब एक जनसंख्या कानून आएगा। एक बात बताइए, 1995 में जो कानून बनाया था राज्य सरकार ने, 2 बच्चों का उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कितने से लोग चुनाव लड़ते हैं? उनकी संख्या तो बहुत सीमित है। तो वो कानून सब पर्याप्त नहीं है। आज पूरे वैश्विक दृष्टि से ध्यान में रखते हुए, डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, भारत की जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हमारी, उन सबको ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना अति आवश्यक है। जन जागरण तो 50 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज उसका रिजल्ट हमको नहीं मिल पा रहा है। परिवार नियोजन की योजनाएं बहुत सी चल रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन अच्छी परवरिश हो, उसको सारी बेसिक मूलभूत सुविधाएं मिले और वो एक अच्छा नागरिक, स्वस्थ और तंदुरुस्त नागरिक हो, ताकि वो देश की सेवा कर सके, अच्छी शिक्षा मिले। जो बच्चे आपने देखे होंगे जो यहां से टॉपर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो पलायन कर जाते हैं और फिर वो बाहर विदेशों में जाके बस जाते हैं। तो ये भी एक हमारा कारण है, क्योंकि हम यहाँ उनको वो चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी राजेंद्र जी का रुख करती हूँ। राजेंद्र जी, बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है या नहीं? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। इस पे प्लान होना चाहिए ना सर, इस पे प्लान होना चाहिए। अगर कानून आता है तो दिक्कत क्या है? सुनिए तो अरे नहीं, कानून से दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून को लेकर जिस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है ना, मैंने आपको जैसा कि बताया शुरू में कि तमाम तरीके के कानून बने हुए, लेकिन फिर भी आज मान लो बाल विवाह पर बहुत सख्त कानून है, लेकिन क्या बाल विवाह पे हम नियंत्रण कर पाए? आज दहेज को लेकर बहुत महत्वपूर्ण कानून है, बलात्कार को लेकर कानून है, हत्या को लेकर कानून है, क्या हम इन चीजों को रोक पाए? आज यहां सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक जन चेतना की बात है, जन जागरण की बात है। जहां तक फैमिली प्लानिंग की बात है या परिवार को चलाने की बात है, तो उसमें महिलाओं का जब निर्णय लेने की क्षमता बनेगी या उनको अधिकार मिलेंगे, तो ये सारी समस्याएं अपने आप ही स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी। शिक्षा का प्रसार, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, उसकी तुलना आप केरला से करके देख लीजिए। केरला की जो शिक्षा की जो दर है, उसी के अनुपात में उनकी जनसंख्या दर है। तो आप इस चीज को देखिए ना, आज वहां पर, आज केरल के अंदर कम है, राजस्थान जैसे थोड़ा पिछड़े हुए जो है, हमारे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनके अंदर तो आप पूरे देश को एक तरीके से नहीं देख सकते। आज अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, वहां जनसंख्या नियंत्रित है, साउथ में है तो नियंत्रित है। सिर्फ और सिर्फ ये जो बीच का हमारा इलाका है, जिसको कि हम पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, आप हिमाचल में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको हिंदू मुसलमानों के अंदर भी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चर्चा जारी रहेगी, आप लोग सब बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। चलिए, तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनसंख्या को लेकर साफ तौर पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ खास पैनल भी लगातार बना हुआ है। सीधा मैं उमेंद्र जी का रुख कर लूंगी। उमेंद्र जी, आखिर जनसंख्या पर किस तरीके से रोक लगाया जाए? देश के चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, वो सब चाहते हैं कानून बने। कोई भी दल ही नहीं चाहेगा कि कानून नहीं बने। बस इनके मन में ये है कि ये कानून मोदी सरकार बना रही है, इसलिए कुछ विरोध करना एक विपक्षी दलों का एक दायित्व से बन जाता है। ये मान के चलिए कि आदत से बन गई है। यही कानून यदि कांग्रेस राज में यदि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून बनता है, तो बीजेपी को आपत्ति होगी। कुल मिला के एक सख्त नियम बनना चाहिए। ये होना चाहिए कि सरकारी साधनों का उपयोग उसी पे होगा, वही ले सकता है उनका उपयोग जिसको, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को मानता है। देखिए, किसी भी कानून को बनाने के साथ साथ में उसकी सख्ती से पालना होना बहुत आवश्यक है। यदि कानून बना दिया, उसकी पालना नहीं हो, सख्ती नहीं हो, तो उस कानून को बनाने का कोई उचित तरीका है। जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसको किसी जाति से, धर्म से या मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। यानी
ये जो मामला है, यदि हमें कह दें कि ऊपर वाला देता है और ऊपर वाला नहीं, हमें इसके लिए एक जन जागृति जगानी होगी और एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। और इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठ के सरकार को कानून बनाने से पहले सर्वदलीय बैठक के माध्यम से भी इसकी अपनी जो मंशा है वो प्रकट करनी चाहिए। ये बताना चाहिए ये कानून किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये देश को बचाने के लिए, देश के साधन संसाधनों को बचाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। और ये देखिए, मैं कहता हूँ कि खाली हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कई बड़े बड़े देश है, चाइना ने भी पॉलिसी बनाई। बाद में क्या होता है, किसी कारण से क्या क्या बदलाव होते हैं, समय के अनुसार बदलाव होते हैं। मैं यहाँ कई लंबे समय से देख रहा हूँ कि कुछ कानून बनाए जाते हैं और कुछ लोगों का यही काम होता है उन कानूनों का कैसे विरोध किया जाए, देश में कैसे माहौल खराब किया जाए। कुल मिला के ये कानून सख्ती से बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और देश को इसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। यानी आप देखिए कि जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपातकाल के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अब भाई आपातकाल के समय में अच्छा किया वो आपको अच्छा लगता है, तो आज यदि मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आती है तो उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी हम खाएं तो मीठा मीठा, वो खाए तो कड़वा। यानी आज इस समय ये पोजीशन है कि देश में कुछ लोगों ने एक माहौल सा बना रखा है कि केवल भ्रमित किया जाए। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं कहना चाहूंगा, न किसी राजनीतिक दल पे ये इस बात को लेकर बात कहना चाहूंगा कि कुल स्थिति जिस प्रकार की बढ़ रही है इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। विपक्षी दलों का भी दायित्व बनता है कि वे सरकार के अच्छे बिल्कुल उमेंद्र जी, और राजनीति जो है साफ तौर पर होती हुई नजर भी आ रही है। शैलेंद्र जी का रुख करूंगी। शैलेंद्र जी, आखिर डेवलपमेंट में बात क्यों नहीं होती है, एजुकेशन पर बात क्यों नहीं होती है, जागरूक लोगों को क्यों नहीं किया जा सकता, कानून लाना ही क्यों जरूरी है? क्योंकि कानून तो बीजेपी सरकार लेकर आती है, लेकिन धरातल पर क्या है उसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र जी ने जिक्र किया कि बिहार की अगर बात कर ली जाए, झारखंड की बात कर ली जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, और दूसरी तरफ अगर हम केरला को देखें तो साफ तौर पर लिटरेसी रेट हाई है और इसीलिए वहां पर केरला में स्थितियां कुछ अलग ही देखने को मिलती हैं। तो मैं वही रेटे देने को तैयार हूं। और तरुणम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजेंद्र जी ने कहा कि कानून बहुत बने हुए हैं, उसके बाद भी उनका प्रतिफल नहीं मिलता है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कानून की अगर सख्ती से पालना होती है तो उसका रिजल्ट मिलता है। आज आप देखिए विवाह की एज जो है वो 21 साल हो चुकी है, बाल विवाहों पे कंट्रोल लगा है, आज बहुत से चेंजेस आए हैं, कानून बना है और उनका सख्ती से अगर पालन होता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले जनसंख्या नीति बनाई थी 1976 में, आज 2000 में फिर इन्होंने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई, लेकिन उसको सख्ती से लागू नहीं कर पाए और आज देखिए किस तरह से जनसंख्या जो है वो बढ़कर 140 करोड़ हो गई है भारत की, जो कि पूरे विश्व की 18% है, और हमारे पास साधन कितने सीमित रह गए। तो इस तरफ भी बहुत गौर करने की आवश्यकता है। अगर सख्त कानून बनेगा और उसमें 2 बच्चों का प्रावधान होगा, उनको सरकारी सुविधाओं से महरूम किया जाएगा, मताधिकार से महरूम किया जाएगा, और उसका अगर सख्ती से पालन होगा, जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे आप देखिए परिवर्तन आएगा। और जो चाइना की स्थिति हो रही है वो उसको रोकना बहुत आवश्यकता है। भारत में चाइना ने पॉलिसी बना के कंट्रोल किया, जब उनको आवश्यकता पड़ी कि हमको एक ही बच्चा रखना है तो उन्होंने पॉलिसी बनाई और उससे उसके अकॉर्डिंग चले। जब उनको लगा नहीं अब हमको एक बच्चे से अधिक की आवश्यकता है, तब उन्होंने परिवर्तन किया। अभी मैं सुन रहा था आपके पत्रकार महोदय उमेंद्र जी ने पहले डिबेट थी उसमें उन्होंने आवश्यकता पे जोर नहीं दिया था, लेकिन दूसरी डिबेट जब दूसरा राउंड आया तो उन्होंने इस पर आवश्यकता पे जोर दिया। इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा सबसे ऊपर होकर सिर्फ राष्ट्र हित को सोचते हुए कि हिंदुस्तान की संपत्ति कैसे बचे, प्राकृतिक संसाधन किस तरह से बच सके, और आने वाले समय में हम नई जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम एक खुशहाल भारत दे सकें। आज आप देखिए किस तरह की स्थितियां हो गई हैं। चाहे कहीं ऐसी देश हैं, आप डेफिनेटली हम जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी हम बढ़ रहे हैं, और उस बढ़ते हुए कंट्री को बहुत सी चीजें देश को सोचनी पड़ती है, संतुलन बनाना भी बहुत आवश्यकता है। कल को अगर पीने का पानी नहीं बचेगा तो आबादी का क्या होगा बताइए आप। अगर खाने को खाना नहीं मिलेगा तो आबादी का क्या होगा। आपस में ही हम एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, एक दूसरे से गृह युद्ध हो जाएगा। आप समझिए ये हालात को देखते हुए आज चीन ने जो पॉलिसी अपनाई, शैलेंद्र जी, चीन ने जो पॉलिसी अपनाई, अगर इंडिया अपनाती है, आपको लगता है कि वो इंडिया में काम कर पाएगा वो पॉलिसी?
बिल्कुल, अगर मैंने आपको बताया, अगर कानून बनता है और सख्ती से पालन होता है, उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, उसका प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ता है। आप देखिए जितने भी कानून बने हैं, कहीं ना कहीं चेक तो करा है ना उन्होंने, चाहे वो अपराध से रिलेटेड कानून बने हो, चाहे महिला उत्पीड़न से रिलेटेड कानून बने हो, चाहे भ्रष्टाचार से रिलेटेड कानून बने हो। तो ये जितने कानून बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका प्रभाव होता है। अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो, आपको मैं फिर बता रहा हूं, सरकारों की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप कानून का पालन कितनी सख्ती से कराते हैं। आज आपने एग्जांपल देखा होगा, चाहे आप यूपी का मॉडल ले लीजिए, चाहे आप गुजरात का मॉडल ले लीजिए, अगर कानून व्यवस्था, अगर कानून का पालन सख्ती से होता है तो निश्चित तौर पे परिवर्तन आता है। और हम भी यही चाहते हैं कि देश, चाइना ने भी पॉलिसी बनाई, शैलेंद्र जी, चाइना ने भी पॉलिसी बनाई और आबादी चाइना की क्या है वो जग जाहिर है। आप देखिए, जब चाइना को लगा कि हमारे संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, तब उन्होंने तुरंत पॉलिसी बनाकर एक बच्चे की पॉलिसी पर उन्होंने नियम बना दिया और उस नियम को बहुत सख्ती से पालन कराया। आप देखिए, अगर कोई भी उनके नियम को तोड़ता था तो वो बहुत उस पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। जब उनको लगा कि नहीं, अब हमारी पॉपुलेशन वापस हमको खोलनी है, तो उन्होंने उस पॉपुलेशन पॉलिसी में परिवर्तन किए। तो अगर हमको भी अगर लगता है कि आज भारत की सरकार को लग रहा है कि ऐसी जनसंख्या नीति आनी चाहिए, आपकी कांग्रेस पार्टी ने 2 जनसंख्या नीति बना दी, क्या प्रभाव रहा आप बताइए? कोई प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि ये तो तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। अगर बात की जाए, हम यही कह रहे हैं कि राष्ट्र को देखते हुए, संसाधनों को देखते हुए, आने वाली भविष्य की चुनौती को देखते हुए, जो हमारी अगली पीढ़ी है। ठीक, शैलेंद्र जी जवाब ले लेते। राजेंद्र जी, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाता है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक ठीक, राजेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए तरन्नुम जी, देखिए इनकी जो भाजपा और संघ परिवार है, इनकी बातों में बड़ा विरोधाभास है। मैंने अभी कुछ दिन पहले जब, अरे संघ कहाँ की बात कर रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी की बात करो, आप बोल चुके ना। शैलेंद्र जी जवाब सुनिए, शैलेंद्र जी जवाब तो सुनिए। शैलेंद्र जी आपको पूरा वक्त मिला, शैलेंद्र जी आपको पूरा वक्त मिला है बोलने के लिए, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। शैलेंद्र जी जवाब सुनिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से जवाब दीजिए। आपको पता है किसी भी एनजीओ का आप नाम लेते हो, शैलेंद्र जी जवाब सुन लीजिए, का नाम लेते हो, उनका शैलेंद्र जी कोई वास्ता नहीं है, तो राजेंद्र जी जवाब दीजिए। बीजेपी की बात करिए, पार्टी की बात करिए। मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे। मैं पहले बोलता हूं, आपकी डिबेट में मैं मेरा स्ट्रेट ऑब्जेक्शन है कि अगर ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अरे आप तो बताइए। शैलेंद्र जी पूरा वक्त मिला, शैलेंद्र जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। शैलेंद्र जी पूरा वक्त मिला, आपको पूरा वक्त मिला। राजेंद्र जी जब आप बोल रहे थे तब उन्होंने बीच में नहीं बोला। राजेंद्र जी अपनी बात रखिए। शालीनता, देखिए शालीनता और सभ्यता रखें, डिबेट की गरिमा को बनाए रखें, इसलिए आप शांत रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा और संघ के नेताओं ने महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन कहा और यहां तक कहा कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 बच्चे तो धर्म की रक्षा के लिए भेजने चाहिए, 2 बच्चे ये करना चाहिए। अब मैं उन चीजों पे नहीं पढ़ना चाहता जिस तरीके की ये भाषा और ये देते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, ये पूरी तरीके से विरोधाभासी बातें हैं। इनके नेताओं द्वारा बहुत कुछ कहा गया है जनसंख्या बढ़ाने के लिए कि हिंदुओं को भी अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। शैलेंद्र जी सुनिए, तो शैलेंद्र जी सुनिए। अरे भाजपा के साथ बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने बताइए ना। तरन्नुम जी, मैंने अगर कोई गलत आरोप लगाया तो शायद आप करेक्ट कर दीजिए मुझे। मैंने कोई भी गलत आरोप नहीं लगाया। सुनिए शैलेंद्र जी, सुन लीजिए, सुनिए, आपको भी पूरा वक्त मिलेगा। शैलेंद्र जी पूरा वक्त मिलेगा, सुन लीजिए। सुनिए, ये मैं 2014 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था था। आज 2022 के अंदर भारत 164वें नंबर पर आ गया। तो आप इस चीज को देख लीजिए, 8 साल में इन्होंने क्या किया है। 8 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार बढ़ाया है। ये जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर किसी के एक बच्चा भी होगा ना तो भी वो इस महंगाई में पेट पालन नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे संसाधन अपने सिर्फ 2 मित्रों को दे दिए हैं। अब आप एकाधिकार की तरफ बढ़ेंगे तो जनता का पूरा, जब कोरोना काल के अंदर आपने 3 साल का पीरियड देखा, 97% आबादी की आय घट गई, सिर्फ 3% लोगों की आय बढ़ी, उसमें से 2 लोग जिनकी आय हजारों गुना बढ़ी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चाइना के अंदर जो चीजें हुई, चाइना ने अपनी जनसंख्या को अपनी ताकत बनाया, हिंदुस्तान ने उसको ताकत क्यों नहीं बनाया?
आज चाइना से हिंदुस्तान का जो ट्रेड डिफिसिट है उसके अंदर मतलब भयंकर रूप से, मतलब हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात उल्टा कम करते हैं। तो चाइना ने जब अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया तो हिंदुस्तान भी तो बना सकता है। आप 8 साल के अंदर आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे लोगों को रोजगार मिलता? आप 45 करोड़, अरे कांग्रेस पार्टी ने तो आपने क्या किया? आपकी अरे आपका बारी आए जब बोल देना यार, आपकी बारी आए जब बोल देना ना, आपकी बारी आए शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी बोलना, बीच में क्यों बोलते हो यार? थोड़ा सभ्यता रखो। आप पढ़े लिखे आदमी हो के बीच में बोलते हो, अनपढ़ हो गया आप, अनपढ़ हो गया आप, गवारों की। राजेंद्र जी रखिए अपनी बात, रखिए आप, रखिए राजेंद्र जी। अरे हमने शैलेंद्र जी पूरा वक्त मिलेगा, पूरा वक्त आपको दिया भी गया, आगे भी मिलेगा। देश के अंदर सुनिए 67 साल के अंदर 53 लाख करोड़ का कर्जा लिया देश ने, और सिर्फ 8 साल के अंदर 80 लाख करोड़ का कर्ज मोदी जी ने लिया, जबकि 26,51,000 करोड़ के आसपास मतलब सस्ते पेट्रोल और डीजल से हिंदुस्तान और श्रीलंका के अंदर कोई फर्क नहीं रह गया। आज यहां पर भी कर्ज का बोझ लद गया, महंगाई की मार हो गई, पेट्रोलियम पदार्थों की मतलब महंगाई जिस तरीके से अनियंत्रित हो गई। आप मुझे एक बात बता दीजिए, निजीकरण जिस तरीके से हो रहा है, और एक बात बताइए ना, श्रीलंका के अंदर जो हुआ उसका कारण क्या था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी को एक प्रोजेक्ट दिलवाने के चक्कर में लॉबिंग करी, तो वहां पर देखिए वहां पे क्या हालात पैदा हो गए। आज यहां पर जिस तरीके से ये अपने ठीक है राजेंद्र जी जवाब ले लेते, राजेंद्र जी अब जवाब ले लेते। शैलेंद्र जी 8 साल केंद्र में आपकी सरकार क्या किया आपने लोगों को जागरूक करने के लिए? शैलेंद्र जी जवाब दीजिए, शैलेंद्र जी अब जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर अरे नहीं दे पाएंगे जवाब। इन्होंने इस देश को लूटा है, देश को लूटने वाले लोग जिन्होंने देश शैलेंद्र जी केंद्र में आपकी सरकार, शैलेंद्र जी केंद्र में आपकी सरकार क्या किया आपने 8 साल में लोगों को जागरूक करने के लिए? साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ी है। यहाँ पे भाषण देने बैठ जाते हैं। महंगाई गरीब कैसे नियंत्रित करोगे? महंगाई पूरे देश के अंदर ग्लोबली आटे के ऊपर वैट लगा दिया, आटे के ऊपर वैट लगा दिया, आटे के ऊपर वैट लगा दिया। 15 तारीख से सब में आपने देखा होगा महंगाई 15 तारीख से आटे के ऊपर वैट लगा दिया। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, वो महंगाई और बढ़ गई है। अमेरिका में कितना जबरदस्त इन्फ्लेशन है, यूरोप में कितना जबरदस्त इन्फ्लेशन है, आपको मैं बताना चाहता हूं। अरे यूरोप की है और हमने पेट्रोल डीजल आपने लूटा है, पेट्रोल डीजल में लूटा है जनता को। 26,51,000 करोड़ रुपया लूटा है आपने। नहीं किया क्या? आप गैस सिलेंडर कितने का? गैस सिलेंडर कितने का? 1,064 रुपए का % है आपकी रोजगार दर। राजस्थान की बेरोजगारी दर 28%। राजस्थान सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, राजस्थान सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। सुनने की आदत डालो, आपको सुनने की आदत है। मोदी जी ने देश को बेच दिया। आटे के ऊपर वैट क्यों लगाया बताइए? आटे के ऊपर वैट क्यों लगाया? जबकि जब शैलेंद्र जी जवाब दीजिए, केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुनिए इस दुनिया में नहीं है, वैट क्यों लगाया आटे के ऊपर? आटे के ऊपर जीएसटी क्यों लगाया? डीजल पेट्रोल में कम क्यों नहीं किया बताइए? राजस्थान ने तो 2 बार कम कर दिया, आपने हर दिन बढ़ा रहे हो, आप हर दिन बढ़ा रहे हो। आप बताइए सिलेंडर के ऊपर क्यों बढ़ाया? आपने सिलेंडर पे क्यों बढ़ाया? जनसंख्या नहीं, महंगाई नियंत्रित करो। सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी, इस देश के अंदर संसाधनों की लूट, ये बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है। आप ये अरे आपको भी नकार देंगे, घमंड में मत रहो। राजेंद्र जी जवाब ले लेते, राजेंद्र जी जवाब ले लेते, राजेंद्र जी जवाब ले लेते। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। जवाब दे नहीं पाएंगे ना, बोलने नहीं देंगे क्योंकि इनको मालूम है। राजेंद्र जी सुन लेते हैं, राजेंद्र जी सुन लीजिए, सुनिए राजेंद्र जी सुनिए, आपको वक्त दिया गया, राजेंद्र जी वक्त पूरा मिला आपको भी। शैलेंद्र जी का जवाब सुन लीजिए। सुनिए रेलवे बेच दिया, हाईवे बेच दिया, पोर्ट्स बेच दिए, राजेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगी, राजेंद्र जी आऊंगी अब आपके पास। रोजाना मुंड्रा पोर्ट से नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी कौन है बताइए ना? पूरी युवा आबादी को नशे की लत में डाला जा रहा है। राजेंद्र जी जवाब भी सुन लीजिए। और कहां से तस्करी हो रही है? गुजरात से तस्करी हो रही है, गुजरात से नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। हर दिन हजारों करोड़ रुपए की नशीले पदार्थ आ रहे हैं। राजेंद्र जी पूरा वक्त मिला है आपको भी।
आर्थिक पक्ष पे बहस करना चाहते हो। आप बताइए ना, नशीले पदार्थों की तस्करी कौन कर रहा है? राजेंद्र जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। राजेंद्र जी अब सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। राजेंद्र जी जवाब ले लीजिए। हाँ बताइए, आज शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? आज भारतीय जनता पार्टी ने एक समाज को, आदिवासी तो आज किरोड़ी लाल की बेइज्जती क्यों की? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बेइज्जती क्यों की आपके नेताओं ने? आपके नेताओं ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बेइज्जती क्यों की? जवाब दो। दीजिए आप पहले, आप 60 साल का जवाब दीजिए कि आपने जनसंख्या नीति बनाई तो उस जनसंख्या नीति को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? सीधा मैं उमेंद्र जी का रुख करूंगी। उमेंद्र जी अपनी बात रखिए। आज हम अगर उमेंद्र जी अपनी बात बनाना रखिए। चाह रहे हैं, अगर सुनिए, जनसंख्या नीति पे विचार चल रहा है, आऊंगी तो मैं आप उसकी लोगों के पास सकारात्मक आऊंगी। उमेंद्र जी भूमिका निभाने की आप अपनी जगह बात रखिए। नकारात्मक भूमिका निभा रहे इनसे हैं। पूछिए, आप देखिए, सुनिए। जनसंख्या नीति पे बात नहीं कर रहे तरुणम जी, ये आर्थिक बहस करना चाहते हैं, तो एक डिबेट इनके लिए ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी। उमेंद्र जी बात रखिए, अपनी बात रखिए। उमेंद्र जी नहीं तरन्नुम जी, इनसे ये पूछिए। मिलेगा। राजेंद्र जी आऊंगी, वापस लौटूंगी। राजेंद्र जी जब देश आजाद हुआ, सुनिए, नहीं जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त प्रजनन दर क्या थी और आज प्रजनन दर क्या, इनको अगर पता होगा ना तो ये इतना हल्ला नहीं मचाते। इनको पता होना चाहिए इस देश के अंदर चीजों पे नियंत्रण हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंदी, छोड़िए गलत बात, झूठ मत बोलिए, राजेंद्र जी, शैलेंद्र जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। राजेंद्र जी, शैलेंद्र जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सुन लीजिए उमेंद्र जी क्या कह रहे हैं। उमेंद्र जी जवाब रखिए। उमेंद्र जी बात रखिए अपनी। जनसंख्या नीति नहीं लाए 1976 में। आऊंगी शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। उमेंद्र जी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। उमेंद्र जी नीतियां झूठ है, जो इनके वादे किए सरकार ने वो झूठ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बहस होनी चाहिए, उस पर हम करेंगे नहीं, विषय को भटकाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा जो कर्ज है ना राजस्थान पे है। राजस्थान कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। जिस प्रकार से भी मैं सुन रहा था यहाँ पे कि गुजरात ओमेंद्र जी आप फिगर बता सकते हैं क्या? ओमेंद्र जी झूठ मत बोलिए चैनल पे बैठ के। उत्तर प्रदेश का आपको पता होना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देश के ऊपर कर्ज का बोझ है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बारे में बोल रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको आदत डालनी चाहिए बात सुनने की। बिल्कुल, यानी आपको सुनने की आदत नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार को बिना तथ्यों के साथ नहीं बोलना चाहिए। तस्करी हुई नहीं बताइए तो सही था। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कर्ज किसके ऊपर है बोलिए? राजस्थान कुछ है आंकड़ा आपके पास? उमेंद्र जी अपनी बात रखिए, वक्त की बेहद कमी है, वक्त की कमी। उमेंद्र जी रखिए जल्दी से राजस्थान के। इसके अलावा कांग्रेस ने महंगाई हटाओ के नारा दे के कितने चुनाव जीते। महंगाई हटाने का वादा आपने किया, देश की जनता को गुमराह आपने किया। यानी हमेशा देखिए, अरे यार इनको पता ही नहीं है महंगाई हटाओ नहीं था, वो गरीबी हटाओ था। पहले अपनी तैयारी करके आया कीजिए उमेंद्र जी, तैयारी करके आया कीजिए। झूठ मत बोलिए, बिना तैयारी के आ जाते हैं आप। किस बात का हुआ? उमेंद्र जी शैलेंद्र जी का रुख करो। शैलेंद्र जी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए क्या प्लान, क्योंकि केंद्र में तो आपकी सरकार है, क्या किया अब तक आप लोगों ने? मतलब सब चीजें 8 साल में चाहते हैं कि 60 साल में जब ये छोड़ देते हैं 8 साल में सही हो जाए। बड़ी गजब की बात है आप लोगों की पास से। यानी देखिए जो आप लोगों ने खड्डे खोदे थे। उमेंद्र जी सुन लीजिए, शैलेंद्र जी जवाब रखिए, वक्त की बेहद कमी है, वक्त की कमी है। शैलेंद्र जी जवाब रखिए। देखिए आज जो भारत की स्थिति हो गई है, ये कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। जो पॉलिसी नीति 8 साल सर केंद्र में तो आपकी सरकार है। 8 साल से तो आप सरकार में हो। शैलेंद्र जी केंद्र में तो आपकी सरकार है। सरकार में हो 8 साल से तो आप सरकार में हो। केंद्र में तो आपकी सरकार है। 8 साल में आपकी सरकार है, आपने करा क्या? आपने देश भेज दिया पूरा, राजेंद्र जी सुन लीजिए, राजेंद्र जी सुन लीजिए, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। शैलेंद्र जी जवाब रखिए। किसानों को बर्बाद कर दिया, जवानों को बर्बाद कर दिया। तरुणम जी पहले मैं राजेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, मेरे से मत पूछिए, मेरे से सवाल वो पूछ लेंगे। आप मुद्दे जो हैं जनता के बीच में लेके गए थे, जनसंख्या मुद्दा नहीं है, जनसंख्या मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है। चलिए वक्त की बेहद कमी है। राजेंद्र जी फाइनल कमेंट, राजेंद्र जी फाइनल कमेंट, राजेंद्र जी फाइनल कमेंट, वक्त की कमी है। राजेंद्र जी फाइनल कमेंट दीजिए। लोगों को मालूम पड़ गए आपकी कांग्रेस को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं।
पहले आप अपनी शैलेंद्र जी कांग्रेस को सुन लीजिए, संभालिए, वक्त की नीतियों कमी को है। संभालिए, राजेंद्र जी फाइनल सिद्धांत को कमेंट, संभालिए, फाइनल तब कमेंट आप बहस राजेंद्र करिए। जी। हाँ तरन्नुम जी, मैं आपके चैनल के जो एडिटर है उनके माध्यम से देना चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि कृपया बहस को संतुलित करवाया जाए और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भी अगर भाजपा की पैरवी करने वाले बैठाएंगे तो वो डिबेट कभी भी संतुलित नहीं हो सकती, कभी भी संतुलित नहीं हो सकती। अरे नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने अरे आप उनकी डिबेट सुन लेना, मीडिया वालों को, पत्रकारों को आप कह रहे हो माफी मांगनी। ठीक है सुन लिया ना। अगर इस तरीके की डिबेट होगी ना तो मैं आपकी डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा। जो डिस्टर्बेंस होता है इसको मैं अलाउ नहीं करता हूं बिल्कुल भी। आप अगर ढंग से नहीं आपने किया, ठीक है, साफ तौर पर यहाँ पर आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर, कानून को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर बहसबाजी जो है वो देखने को मिल रही है, वार पलटवार का सिलसिला भी साफ तौर पर देखने को मिला है। फिलहाल इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।